द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं जो नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला, जिस तरीके से ये लीक सामने आया और पीछे की भी कुछ कंट्रोवर्सीज़ जो एनटीए को लेके हुई और सीधे-सीधे सवाल जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से ही किए जाते हैं कि जी आप कैसे करेंगे? आज हमने देखा कि उन्होंने एक प्रेस को ये जानकारी दी मंत्रालय ने कि जो एग्ज़ाम अभी होगा उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे। क्या ये सब चीज़ें पूरी रहेंगी या जनता अभी भी थोड़ा जो है जो सवाल है वो चाहती है करना सरकार से। जो जहाँ तक मुझे इस पूरे इशू को अगर मैं देखूँ एक नज़र से, ये लीक होना, पेपर लीक होना एक सिम्टम है और बीमारी एक्चुअली में कुछ और है। आज इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी बैठे हैं। शिवांग सर, आपका स्वागत है क्या मतलब शो में। तो जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा कि मुझे लगता है कि ये पेपर लीक होना एक सिम्टम है, असली बीमारी तो कुछ और ही है और कुछ अलग ही लोग फैला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नीट की परीक्षा है इसको जो एक ब्रांड बना के बेचा जा रहा है, वो एक बीड सी, जैसे आप बार बार बोलते हैं इस बात को कि एक बीड सी बना देते हैं पूरे जो 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 युवा के अंदर है, युवाओं में एक बीड सी उमड़ के आती है और वो कहती है जी हमें करनी है ये परीक्षा। और शायद इसी प्रेशर में आप देखिए कितना मुश्किल है एक पेपर लीक को रोकना, जब आपके इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं और सबका जो है एक क्रिटिकल जंक्चर मानते हैं अपनी लाइफ में इस एग्जाम को। तो ये कितना एक बड़ा प्रेशर है पेपर लीक होने के लिए इन इटसेल्फ ही। देखो रवीश, आपने जिस तरीके से अर्थ न्यूज़ में हम डिस्कशन करते रहते हैं, अगर कोई भी हमें फॉलो करता है वो हमारे 2 से 3 साल पुराने हमारे जो सत्संग के वीडियोस देखे, हमने बड़े फोर्सफुली कहा कि इंस्टीट्यूशन ही एक कंट्री में डिलीवर कर पाता है। आम भाषा में इसको बोलें तो एक सिस्टम ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या टारगेट अचीव कर पाता है। अगर हम रेलवेज़ की बात करें, एक सिस्टम काम कर रहा है। अगर हम आर्मी की बात करें, सिस्टम काम कर रहा है। इसी तरह एजुकेशन का एक प्रोसेस, एक सिस्टम है जो बहुत अच्छे से भारत की आज़ादी के बाद अपना काम करना शुरू किया और पूरे वर्ल्ड में एक चेंज आई थी। हम इसको इस तरीके से करें कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अलावा भी कोई ठीक हो सकता है, हमारे अलावा भी कोई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर एक इंसान, अगर जैसे हम अपनी बात करें अगर, तो नीट के ऊपर क्या हुआ, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब होता है कि हमने सबने फैसला, लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ही एग्ज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स अपना अपना एग्ज़ाम रहती हैं, फिर स्टेट में नेशनल कोटा होता है, नेशनल कोटा पूल होता है, तो इसको इकट्ठा कर लो। 2 मकसद हो सकते हैं रवीश इकट्ठे करने के, और ये इकट्ठे करने का प्रपोजल एनडीए की तरफ से नहीं आया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी तरफ से नहीं आया। 2012 में इसके बारे में बातचीत शुरू हुई, कपिल सिब्बल साहब थे तब वहाँ पे हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर, ठीक है। कपिल सिब्बल साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने इसका प्रपोजल दिया, बाद में एक नए मिनिस्टर आए, उन्होंने 2 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम किया, उन्होंने इसको फॉर्मुलाइज़ किया और 2017 में जब पूरा ड्राफ्ट बना, क्योंकि आम लोगों को ये बताना पड़ेगा, अच्छे तरीके से जनता को बताना पड़ेगा कि सारी पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स नहीं लेते हैं, एक ड्राफ्ट बना होता है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक सिस्टम होता है और वो लोग मिल के इसके अंदर अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। अब उस पूरे प्रोसेस के बीच में जो एक सोच के साथ किया गया कि हम लोग सारे एग्ज़ाम एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर ले आते हैं और उसी से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यहाँ तक बात समझ में आती है। मेरा ये आपसे कहना है कि सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत थी कि क्या हमें एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम हैंडल करने की कैपेसिटी है, बिल्कुल थी। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, जैसे हम टाइटल में देख रहे हैं, कोचिंग कैसे माफिया बनी और अब कोचिंग माफिया कैसे पूरे सिस्टम को स्पॉइल कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है, अगर आप किसी भी इंसान जिसकी उम्र अभी 70s होगी, 60s होगी, उससे बात करें जो एजुकेशन निकला होगा, वो ये बोलेगा कि स्कूलों में, पढ़ाई वाली जगहों पे, गुरुकुलों में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हर आदमी का एक कैपेसिटी है, हर आदमी का एक लाइन है। जैसे मैं ऐसे बताऊंगा, हमारी जो टेक्निकल लाइन है, इंजीनियरिंग की लाइन है, इंजीनियरिंग की लाइन में हमारे पास पहला पॉइंट है कि एक आदमी बगैर किसी जॉब को सीखे, कोई कोर्स किए हुए किसी वर्कशॉप में जाता है, उस वर्कशॉप में वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हुनर लेता है, गुण लेता है, वो भी इंजीनियरिंग करता है, पेज ठीक करता है, पेज जोड़ता है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है वो, शॉर्ट ऑफ ए सपोर्ट टू इंजीनियर। हम उसको मिलता जुलता बना सकते हैं कि भाई साहब इसने इंटर्नशिप कर दी, अब इसको आईटीआई करो। आईटीआई की फुल फॉर्म क्या, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ, समथिंग इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तभी इंडस्ट्री हुई ना।
अब उसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गए, हमने प्रोडक्शन के अलावा सर्विस को भी इंडस्ट्री बोला, हम होटल को भी इंडस्ट्री बोल रहे हैं, इसी तरह हम अलग अलग सेक्टर में सर्विस को इंडस्ट्री बोल रहे हैं। अब स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट बढ़ गया ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का बढ़ गया। अब ITI से चलते हुए आप पहुँचे पॉलीटेक्निक में, पॉलीटेक्निक में हो गया पॉलीटेक्निक्स, मतलब आपको टेक्निकल चीज़ों को समझना है, आपको उसके अंदर काम करना है, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर तरीका था। फिर आगे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, अब इस लेवल पे आप डिज़ाइनिंग करोगे, इंजीनियरिंग करोगे। अब चूंकि यहाँ पे हर तरफ से हमारे पास एक लैडर बनी है ITI वाला, इसके बीच में एक पैरेलल सर्टिफिकेशन चल रहा है जिसके अंदर है 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 BSc MSc एंड रिसर्च। उसके बाद ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं कि फिजिक्स इंप्रूव कराई जाएगी, फिर फिजिक्स के इम्प्रूवमेंट के बाद जो पार्ट फिजिक्स का रिसर्च में जाके इंडस्ट्रियलाइज हो सकता है उसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्री में लाना। उसमें जो इंटेलेक्ट लेवल है इंसान का वो ग्रोइंग होना चाहिए और उसका एक कॉमन सेंस होना चाहिए जिसमें एक इंसान अपलिफ्ट हो सकता है। भगवान जी ने हम सबको एक जैसी अकल दे के नहीं, किसी को पर दे के भेजा, किसी को स्विमिंग करके भेजा, कोई बोल सकता है, कोई गा सकता है, कोई सुंदर है, कोई कैसा है, हर बंदे का अपने गुण है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, इंडिया की 150 करोड़, 180 करोड़, बाहर वर्ल्ड की 800 करोड़। प्लेनेट तो नहीं बढ़ा ना, प्लेनेट तो अभी इतनी पॉपुलेशन तो वर्ल्ड में कभी होगी नहीं ह्यूमंस की जितनी आज है ना। तो इसके लिए, और दूसरी बात, इतने अच्छे तरीके से ह्यूमन एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आज कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठ के सोमालिया देख सकते हैं, यहाँ बैठ के हम श्रीलंका देख सकते हैं, हम साउथ अफ्रीका देख सकते हैं। अब जब वास्को ड गामा होगा, क्या उसको पता होगा कि इंडिया कैसा लगता है? या कोलंबस चला होगा, उसको पता होगा इंडिया कैसा लगता है? एशिया में उन्होंने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बनाया होगा ना। ऐसे ही आने वाले समय में हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स में भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। तो जैसे फैक्ट्स सामने आएंगे ना, पॉलिसी वैसी बननी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि इंसान जब देखता है ना कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो भारत की सरकारें अपने मसलों में उलझी हुई थी। जैसे कश्मीर मसला ख़राब हुआ, नहीं ध्यान दे पाए, उलझ गया मसला, नहीं तो था ही नहीं। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, जिन 60-70 लोगों की मैंने बात की, वो अच्छे तरीके से हमने फिजिक्स सिखानी है, केमिस्ट्री सिखानी है, मैथ सिखाना है, हिंदी सिखानी है, उर्दू सिखाना है, जो भी सब्जेक्ट्स सब ने पूल करके बनाए। और इसी के थ्रू बच्चों ने फिर टेक्निकल एजुकेशन में चले जाना है। बोल दिया चलो जी ITI करनी, कम से कम हिंदी इंग्लिश उर्दू बोलना सीखता हो, 8वीं पास हो, 12 साल का हो जाएगा, इंडस्ट्री ट्रेनिंग कराएंगे। फिर किसी ने कहा नहीं जी 10वीं पास हो, 14-15 साल का बच्चा 16 साल का हो, अब 10वीं पास उसका एंट्री बैरियर बन गया। एक आदमी जिसने मशीनें ठीक करना सीखनी है, उसको इंग्लिश को पास करना ज़रूरी क्यों था? और फिर इंग्लिश पास करने का ये तो सिलेबस वैसा बना लेते हैं आप कि भाई तेरे को बोलना सीखना आनी चाहिए, उसमें फिर टेंसेस, फिर उसमें ग्रामर पोर्शन, हिंदी में संज्ञा क्या होती है, उसको नहीं जानना था ना संज्ञा क्या होती है। तो जो कोर्सेज बनाए गए और जो सिस्टम बनाए गए वो एक रैंडमली सिलेक्टेड थे, एक इंटीग्रेटेड मॉडल नहीं बनाया गया। लेकिन जो कि पॉपुलेशन कम थी उसमें स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी, तो चल रहा था सिस्टम। फिर सडनली 90s का दौर आया जब लोगों को अवेयरनेस फैलने लगी। तो एक ITI जो कि एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन माना जाता था कि मेरा बच्चा ITI कर रहा है, फिर वो कोर्स कर लेगा, जॉब लग जाएगी, या अपना बिजनेस करेगा, या अपना धंधा करेगा, काम चलेगा, उसको निमंत्रण माना गया। फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक ज्यूरिक में, आइंस्टाइन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिटेक्निक ऑफ ज्यूरिक। आइंस्टाइन की थ्योरी में आता है कि ही स्टडी फ्रॉम ए ज्यूरिक पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया ही नहीं, अंडरस्टूड। अब उसको एक बोल दिया गया कि इन्फीरियर क्लास है, क्योंकि वहाँ पे इजी एडमिशन है। हमें लैडर ऑफ एजुकेशन में कनेक्टिविटी चाहिए थी, और वो कनेक्टिविटी बाय बर्थ राइट होनी चाहिए थी, वही चाहिए भी थी। बच्चा पास हो रहा है, नियर बाय स्कूल में जा रहा है, नियर बाय स्कूल से वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी जा रहा है, ये एक एलीट हो गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्लैमराइज कर दिया गया, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स थे कि हमें नेशनल लेवल पे रिसर्च के लिए बच्चे चाहिए, हमें वर्ल्ड इंडिया का पूल ऑफ टैलेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो अपनी अपनी स्टेटों से निकल के आएंगे, ग्रेजुअली वो दे विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब अगर कोई बार सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है? असम मिलती है। अब सारे शाम चल पड़े। तो जो समाज में एक किस्म का, हम बोलते हैं ना, अच्छा तरह बोला कि एक डिज़ायर को बढ़ा दिया गया कि डिमांड बढ़ा दो, फिर सप्लाई कुछ भी दे दो। वहाँ से कोचिंग इंडस्ट्री ने एंटर किया, और पता ही नहीं लगा कब उन्होंने, पहले तो वो आई एज ए रिक्वायरमेंट, नीड, जब सब फॉर्म बनने लगे, हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस था। फिर उन्होंने अपनी नीड झूठी क्रिएट कर दी, और फिर उन्होंने ख़राब करना शुरू कर दिया, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया। और वहाँ से शुरुआत हुई कि कोच का माफिया बना कि हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे अब
अब जैसे रणवीर हायर सेकेंडरी है या हमारा स्कूल है या कोई और स्कूल है, कोई भी प्राइवेट स्कूल्स थे, मोरख मंडी था, वहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे थे उनको पता है सैलरी मिलती है, हमने पढ़ाना है और बच्चा नहीं पढ़ेगा, ओवर टाइम करना है, ओवर टाइम के उनको रिवॉर्ड पैसे नहीं मिल रहे थे, दे आर हैप्पी। लेकिन सडनली 2 टीचर आए, 3 टीचर आए जिन्होंने कहा हम ट्यूशनें पढ़ाएंगे। पहले तो उन्होंने उन बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाई जो क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रहे थे, स्लो लर्नर थे, तो उनको 200-400 रुपया दिया उन्होंने टीचर को 200-400 मिला, सैलरी कम थी उसकी, अदरवाइज उसकी नीड्स बढ़ गई, उसकी ज़रूरतें बढ़ गई। अब टीचर ने कहा मुझे जब मिल सकता है मैं क्यों ना लूँ। अंडरस्टैंड आई एम सेइंग, इट इज़ लाइक अ एडिक्शन। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यहाँ से शुरुआत होना शुरू हो गई। अब वो एक्सप्लॉइटेशन क्लास में थी एग्ज़ाम के लिए, फिर वही टीचर पेपर भी लेते थे, वही टीचर इंटरनल असेसमेंट भी करते थे, वही टीचर एक फेवरेट भी होना शुरू हो गए। फिर उसी में उन्होंने लीकेज भी शुरू कर दी, अपने बच्चों को मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा, मारनी पड़ेगी, क्लास में डांटनी पड़ेगी। फिर सोशल साइंटिस्ट आ गए, भी स्कूल में मारना पीटना बंद कर दो। इसी पूरे प्रोसेस में बेनिफिशरीज आ गए। अब वो लेकिन लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे थे, क्योंकि एग्जाम अलग अलग हो रहे हैं, स्टेट बोर्ड का अलग हो रहा है। अब सेंटर बोर्ड क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि नौकरी इधर उधर से उधर जाती है सेंटर के मुलाजमों की, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं जैसे, या रेलवेज़ के लोग होते हैं, सेंट्रल बैंक्स के लोग होते हैं। हमारे बच्चे मिड टर्म को ट्रांसफ़र की पॉलिसी ऐसी भी नहीं थी कि मार्च में ही होगी, कभी भी हो सकती थी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सिस्टम था। पर ये नहीं देख पाए लोग कि ये 150 करोड़ आबादी जब का मॉडल बनेगा तब क्या होगा। जब तक 10-20 करोड़ की बात थी तब तक ठीक है, आज 26 करोड़ बच्चे आ गए हैं, और ये जो चीज़ें सामने आ रही है अभी हाफ ट्रूथ है। मेरा ये आपसे कहना होगा, लोगों को जागने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ों के लिए आप हाफ इन्फॉर्म्ड होकर इमोशनली बात करो, यहाँ पे आप टेक्निकली बात समझो। हम जैसे लोग भी जिंदा, हम बात कर पाएंगे आपके साथ, और आप लोगों को डायरेक्शन भी दे पाएंगे। डायरेक्शन ये है, जितनी भी मैंने अभी तक बात की हुई है, कि कोचिंग नहीं रिक्वायर्ड थी किसी भी एडमिशन के लिए, प्रोसेस रिक्वायर्ड था, वो चल भी रहा था। नॉमिनेशन से भी एडमिशन हुई है। जितने भी आज लोग एक्सियन बन के रिटायर हो रहे हैं, नॉमिनेटेड इंजीनियर्स हैं, अपने अपनी स्टेट से ये निकल के आ रहे थे, कोटा था, एक सिस्टम उनको इंटरव्यू करके नॉमिनेट करता था। फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन थी, करप्शन थी। करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया गया प्रोसेस, और वो प्रोसेस खुद में ही मैनिपुलेट हो गया। क्योंकि पहले तरीका क्या है, हम आप बच्चे को चेक कैसे करेंगे? हम उसको थ्योरी पेपर, उसको पेपर देंगे, वो लिखेगा, लिख के बताएगा कि डेरिवेशन कैसी होती है। हम बोलेंगे बताओ जी इसकी हाउ दिस फार्मूला कैन बी ड्राइव्ड, तो ड्राइव करेगा तो पता लगेगा ना उसको। तो एक्सपर्ट्स थे, बड़े बड़े सियाने लोग हैं कि अपनी नॉलेज दूसरे को ट्रांसफ़र कैसे करनी है, साथ में बिठाना है, उसको ट्रेन करना है, उसको समझाना है, उसको एजुकेट करना है, उसका बिहेवियर स्टेबल है। वो 2 अलग चीज़ें, एक है ट्रेनिंग ऑफ फिजिक्स, एक है एजुकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या फिजिक्स सीख के आटम बम बनाते हो या फिजिक्स सीख के लोगों को संभालते हो? उस पूरे प्रोसेस में 100-150 साल से एक बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन के आया था। एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लेटर्स है ना सारी। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स एंटर करती है, जो पॉलिटिक्स वोट में कन्वर्ट होती है, और फिर वो बन जाती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन। जो आप देख लो जितने भी पॉलिटिशियन, दे आर रिवॉर्डेड बिकॉज दे क्रिएटेड अ डिसरप्शन इन द यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने पढ़ाइयों पे फोकस नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी में ग्रुपिंग पे फोकस किया। रिवर्स इंजीनियरिंग आ जाओ, नीचे से क्या होता है, छोटी क्लासेस में एक किस्म का एक रेस लग गई ज़्यादा पढ़ाने की, तो छोटे बच्चे को ओवर टैक्स करना शुरू कर दिया। उसके सिलेबस बनाओ, मतलब 2.5 साल के बच्चे को नियर बाय स्कूल में डाल दो, जिसको टच ही नहीं करना चाहिए। तो जो समाज में इग्नोरेंस की वजह से डिज़ायर बढ़ी ना, वो डायरेक्शनलेस हो गई, स्टैम्पीड हो गई। वो स्टैम्पीड शुरू हो गई 90s के बाद। और एक आकाश चौधरी, जो ये जेसी चौधरी बोलता है कि मैंने बनाया, मैं इसको तू करके इसलिए बोलता हूँ बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सेटअप। वहाँ पे वो स्कूल आज भी 3rd क्लास कर दिया उन्होंने, और अपना आकाश उन्होंने 75,000 करोड़ से 100 करोड़ का बेच दिया बच्चों को जब कोविड आया। दे सोल्ड 2.5 लाख स्टूडेंट टू ए प्राइवेट एंटरप्राइज। आप मुझे बताओ, जब एक टीचर जो रिटायरमेंट में एक रीजनेबल प्रोफेसर साहब बन के रिटायर होता, जब उस इंसान को नहीं पढ़ा के अपने क्लास के अंदर 7500 करोड़ का रिवॉर्ड मिलेगा 21 में, तो क्या आप बोल सकते हो कि वो मोटिवेट होगा? नॉर्मल आदमी जो तो सेल्फलेस हो चुका है, बाबा जी बन गए, वो तो जाएंगे, लेकिन आम नॉर्मल आदमी तो शोर मचाएगा ना। अब आ जाते हैं स्कूल्स की बारी। स्कूल कौन ओन कर रहा था? स्कूल ओन कर रहा था गवर्नमेंट सेटअप। गवर्नमेंट को कौन ओन कर रहा था? जो देश को प्यार करता। आप मुझे बताओ कितने % लोग ऐसे हैं जो देश को लेके सीरियस थे कि ये हमारे स्टेट के स्कूल हैं, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मुझे बड़ा है, तभी देश चल रहा है। लेकिन वो वीक किए जाते हैं बिकॉज पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर पाए। पॉलिसी किसके हाथ में चलेगी? जो डायरेक्ट एंट्रेंट है। तो कोचिंग ने एक स्कोप देखा, नकलें ये लोग मरवाते हैं, फैक्ट में बता रहा हूँ। चाहे वो बोर्ड एग्जाम को, आज आप बोर्ड एग्जाम को बना, इन्होंने कहा बोर्ड एग्जाम मैनिपुलेट होता है, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मैनिपुलेट हो गया, लार्ज स्केल पे हो गया। मैंने अब कंपैरिजन ये किया है कि अल्टीमेटली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए।
अब हमें कुछ और साल के बाद अकल आएगी इन लोगों को कि पढ़ाई एक स्ट्रक्चर तरीके से चलनी चाहिए और कोचिंग को इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसको स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते, ना करना है, जरूरत क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस मैप करो। मुझे दुख होता है गवर्नमेंट की कमेटीज के रिपोर्ट्स में कि जेई और नीट का सिलेबस जो है सो कॉल्ड एनटीए बनने के बाद ये एनसीईआरटी होना चाहिए। इन्होंने किताबें नहीं खोल के दी, ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वो, जेई पे एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी पे जेई डिजाइंड है। 9th 10th 11th 12th को देख के उन्होंने जेई का सिलेबस बनाया। कुछ एक टॉपिक हैं जो एडवांस लेवल पे देने हैं, वो किसको देने हैं? जो बच्चा क्रीम हो। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, दूध के दो रास्ते हैं। एक, दूध ने दूध रह के कंज्यूम होना है, एक दूध ने दही बनना है, उसने मक्खन बनना है, फिर उसने घी बनना है। और एक दूध का रास्ता है, नींबू डालना है, पनीर बनाना है, लस्सी फेंक देनी है, पनीर खा जाना है, और एक दूध पीना है। जो ये एक बच्चे को तैयार करने का रास्ता है कि घी तक लेके जाना है उसको, वो रिसर्च करे, वो रास्ता पूरे का पूरा दूध नहीं है। उसमें से दही बनेगा, दही को रिड़का जाएगा, हीट कंटेंट डिस्टर्ब होगा, मक्खन बनेगा, फिर और हीट उसको स्लोली दी जाएगी, मक्खन से घी निकाला जाएगा, और वो जो घी है फिर वो एक इमॉर्टल सोल बन जाता है। वो समुद्र में भी डालोगे, वो ड्रॉप उसका पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। अगर कोई उसकी वैल्यू ज़्यादा समझे कि 720 रुपये किलो तो घी बिकता है, तो मैं पूरे दूध को ही बना दूंगा, तो वो भगवान ही बना सकते हैं, क्रिएटर ही बना सकता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं। हम 4-6 लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी ट्रेट है, अपनी अपना सिस्टम है, हमें अपनी अपनी जगह पे अपने कर्म करने हैं, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। अब टीचर्स ने कहा कि हम फोर्सफुल इसको घी बना देंगे और मिरेकल्स दिखाए। मिरेकल कभी हुए नहीं, आज भी रेशो मिरेकल की उतनी है। अब IIT में अगर 10,000 बच्चा जाता है, रिसर्च में कितने जा रहे हैं? आप रेशो निकालोगे 8-10% या 2% होंगे। इसी तरह हमने ज़्यादा बच्चों को ग्रिल किया, किसी को सोशल कॉज के ऊपर पॉलिटिक्स को खराब करना था कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है। भारत में सोशल इनजस्टिस आपको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर हम उसको पूरे भारत में थोप देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सोशल इनजस्टिस होता, APJ अब्दुल कलाम 60s में पढ़े ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बने? अंबेडकर आते ही नहीं। अगर सोशल इनजस्टिस की बात करें तो अंबेडकर कहाँ से आए? टू बी द मोस्ट लिटरेट पर्सन। APJ अब्दुल कलाम। मोदी जी कहाँ से आए? मोदी जी वॉज बॉर्न इन ए वेरी नॉर्मल फैमिली। तो इसका मतलब लार्जर लेवल पे सोशल इनजस्टिस नहीं है। एक कहीं पे केस होता है, आप उसको गिन के बताते हो, वेमुलो का केस हुआ, आपने पूरी यूजी को लगा दिया। इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो रही यहाँ पे। तो प्रैक्टिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्टर्ब किया, इसके तार जोड़ने पड़ेंगे। रवीश, मैं बड़ा लंबा बोल सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। आज भी जिस डायरेक्शन में लेके जाने, आज सारे कॉकरोचेस क्यों बाहर आ गए? मैं इनको कॉकरोच बोलूंगा, करे डिफेमेशन के केस मैं इनको एक्सप्लोर करके रख दूंगा। तुम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि उनकी वीकनेस है। आज आप उनको स्कूलों में नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हारी वीकनेस है। आज आप उनका पूरा लाइफस्टाइल खराब कर रहे हो, उनको सोने का टाइम नहीं दे रहे हो, खाने का टाइम नहीं दे रहे हो, उठने का टाइम नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो बस हमारे लिए तू पढ़, हमें रिजल्ट दे, फिर तू बाढ़ में जा। आज एक खबर आई, 4th ईयर मेडिकल का स्टूडेंट मर्डर हो गया। रोज आप खबरें सुन रहे हो, सुनते हैं मेडिकल कॉलेजेस में हेरोइन चल रही है, सुनते हैं ना। तो ये, और अभी सुना कि IAS ऑफिसर्स जो आए हैं हमारे पास, कुछ उन्होंने उनमें से दूसरे तरीके से चल रहे हैं। जुडिशरी में हमें प्रॉब्लम दिख रही है। ये सारे लोग तो इन्हीं सिस्टम से निकल के आए, अब यही प्लानिंग का पार्ट बन गए। तभी कह रहे हैं जी मैप होनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है, सिलेबस खोल लो तो सही तुम, तो पता तो लगे कि ऑलरेडी मैप था। मेरी बात समझ में? जैसे रिफाइंड ऑयल किसी ने लाया, एजुकेशन पिछले डेट मॉडर्न एजुकेशन जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं जी, भारत में क्लर्क तैयार किए गए। भाई साहब, पूरी दुनिया में आप लोगों को स्ट्रक्चर चलाने के लिए क्लर्क चाहिए थे। हमें जी मजदूर बनाया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तो किसान चाहिए थे, क्राफ्ट्समैन चाहिए थे। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप उस खेती बाड़ी के नॉर्मल तरीके से तो 150 करोड़ को खाना नहीं खिला सकते। आपको इंडस्ट्री चाहिए। अब इंडस्ट्री चाहिए तो वर्क फोर्स चाहिए, तो आपने लोगों को वर्क फोर्स में जाने दिया, आपने उसको नोमैड नहीं बने। तो इसी तरह एजुकेशन का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, स्कूलिंग सिस्टम आ गया। बिल्डिंग बनाओ, उसमें क्लासेस फिक्स करो, एक सिस्टम दो, 9-10 घंटे का उसको शेड्यूल दो, फिर उसमें से जो बंदा लीडरशिप मंच करे वो करे। किसने मना किया? नहीं लीडर मर्ज हो क्या है? धीरू अंबानी मैट्रिक पास करके इंडस्ट्री नहीं बना सके। मित्तल्स ने अपने टेलीकम्युनिकेशन से पूरा एयरटेल खड़ा नहीं किया। मुझे एग्जाम्पल दो ना, मैं अपनी बात करूंगा। हम भी इस सिस्टम से पढ़ के आए, तू इस सिस्टम से पढ़ के आया। अब सडनली ऐसे कौन लोग आ गए जो सुबह से लेकर शाम तक क्रिटिसाइज करते हैं? वो लोग जो किसी सिस्टम का कोई पार्टी नहीं बने। जिनको पूछा जाए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कराते हो, क्या हमने किया था, हमने छोड़ दिया, हमने फलाना रैंक लिया था। मुझे बताओ, फर्स्ट रैंकर आए ना,
अब आ रहे हैं फर्स्ट रैंकर, क्यों? क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, रिवॉर्ड बड़ा हो गया। जो चॉइस से आएंगे ना उनकी बात लग गया। तो कोचिंग में क्या किया लोगों ने, टफनेस ऑफ एग्जाम बढ़ाते हैं। कि क्यों बढ़ा एग्जाम ऑफ टफनेस? क्योंकि एंट्री लेवल पे भीड़ बढ़ गई। सिलेक्शन कैसे करोगे? एक लेवल है, कोई आ ही नहीं रहा आपके पास। एक लेवल आ गया, जैसे अब रिवॉर्ड किया तमिलनाडु में, अभी हमने हुआ ना आंध्रा में कि बच्चे पैदा करने पे रिवॉर्ड देंगे। अभी हुआ ना कि वी विल कैश प्राइज देंगे कि पॉपुलेशन साउथ की कोई सिटी में, आई एम नॉट श्योर, आंध्रा में हुआ था। ये चंद्रबाबू नायडू कहाँ पे है? तेलंगाना, सॉरी, तेलंगाना में शायद रिवॉर्डिंग हो रही है कि यू इंक्रीज दी पॉपुलेशन। एक टाइम था पॉपुलेशन कम की गई, एक ये दोनों एक्सट्रीम स्टेप थे ना, मॉडरेशन क्यों नहीं थी? इसी तरह उस टाइम पे क्या हुआ, 90s का दौर आया, टीचरों को रिवॉर्ड मिला, बच्चों को नेचुरली सिलेक्ट होना ही था। मेरी बात समझ में? अब वो रिवॉर्ड टू एग्जाम रेशो को बढ़ाते 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 इन्होंने जो पूरा स्कूलिंग स्ट्रक्चर था ना, आप इनका एक ही पॉइंट देखो, होम स्कूलिंग ठीक है, डमी स्कूलिंग ठीक है, मैंने डमी स्कूलिंग की, मैंने होम स्कूलिंग की। इनको ये पता ही नहीं है कि बेवकूफ़ो, मूर्खो, तुम जिन लोगों को ड्रेस कर रहे हो, तुम उनको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, वो भीड़ बढ़ती जा रही है। वो लोग इनडिसिप्लिन पहले होंगे, क्रिमिनल बाद में बनेंगे। पहले वो आउटलॉ होंगे ना। आउटलॉ किसके लिए यूज़ करते हैं हम? जो लॉ नहीं मानता। आप एक भीड़ को बोल रहे हो लॉ ही गलत है, तो भाई लॉ ठीक कर लो ना। आप आउटलॉ बना के किसको ला रहे हो सिस्टम में? आउटलॉस को क्या बोलते हैं रविश, तू बता जरा। बिल्कुल, देखिए मैं जो इस चीज़ को देख रहा हूँ, ये एक डिफरेंट एंगल से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2020 के बाद एक बदलाव आया इस फील्ड में। खतरा देखिए क्या है। खतरा ये है कि 2020 के बाद जिस तरीके से एक कंपनी बना के काम करने लगे ये लोग, मतलब कि बड़े बड़े कॉरपोरेट एमएनसीज टाइप वर्क कल्चर रहा इनका। वो डिफरेंट तरीके से सेल करते हैं, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उसने कितना स्विफ्टली सारी चीज़ को अपने हाथ में ले लिया। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो 2000 पोस्ट 2020 जो बदलाव आया है हमारे इस एजुकेशन जो कोचिंग इंडस्ट्री बन चुकी है, ये एक जो एक्चुअली में एक बहुत गलत चीज़ है। उसके अंदर देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हुआ। हमने देखा कि एडटेक के कारण जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स बने, उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा इनफ्लो होने से एक कंपनी स्केल पे काम होने लग गया। अब जो ये लोग हैं, इन्होंने उल्टा स्कूल को बदनाम कर दिया है कि जी देखिए, आपको तो स्कूल की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे पढ़िए। अब मैं सरकार से, मेरा ये सवाल है कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आपकी जो युवा पीढ़ी है उसको क्या पढ़ाया जा रहा है? जो ये सेंटर्स हैं, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे आपको कोई बात और ज़रा आगे बढ़ रही है। कुछ लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, तूने कहा कंपनी, क्या माफिया डी कंपनी नहीं था? बिल्कुल। तो अब ये सी कंपनी बन गई ना। इन्होंने कर क्या रहे हैं बेसिकली? ये क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को जो देश का फ्यूचर है, ग्लोब का फ्यूचर है रवीश, ये उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर से बाहर ला रहे हैं जिसमें 14 लाख फैसिलिटेटर स्कूल्स हैं, जिसमें 2.25-3 करोड़ लोग ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और लेटर मैंने बताई ना तुझे, आईटीआई से इंजीनियरिंग, कंपाउंडरी से हेल्थ की, नर्सिंग से एमबीबीएस, और एमबीबीएस या एमडी स्पेशलाइजेशन, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप अपने रीजन में सब स्कैटर कर सकते हो। एक जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, एक्चुअल में जम्मू कश्मीर की, पहले हमें डॉक्टर कितने चाहिए? हम जम्मू कश्मीर यूटी, और हमारे में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? उन मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? नर्सिंग कॉलेज के नीचे पैरामेडिकल की कितने हैं? पैरामेडिकल टेस्टिंग की कितने हैं? हमारी पूरी चीज़ें डिफाइन हो सकती है ना। हमें आबादी पता ना, हमारी 1.5 करोड़ की आबादी है, कितनी रेशो बीमार होती है, कितनी क्रिटिकल इंजर होती है, कितने एक्सीडेंट होता है, सारा डाटा काम करता है। हम लोग डाटा से काम नहीं करते, हम डाटा लेने चले जाते हैं किसी और जगह पे, और फिर एक सोल्यूशन, जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं हमारे पास ऑटोज हैं, ट्रैवल हैं, टैक्सीज हैं, उनको स्मूथ नहीं करेंगे। एक नॉन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो लाइसेंस एलएम वीक है, एक रैपिडो की ऐप आ जाएगी, हाँ ये चल सकती है। शुक्र है परमात्मा के उन्होंने बंद किया। आपने एक होटल खोलना है जिसमें लोगों को रहने की जगह देनी है, वो आप खोलोगे नहीं जी आप नहीं खोल सकते, एनओसीज नहीं है। आप अपने घर में उसका एक रूम बना लो, क्या बोलते हैं उसको, एयरबीएनबी, आप दे सकते हो। मतलब दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि कुछ लोग इनोवेशन के नाम पे ना, जैसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमारी ऐसी लॉबी आई, उनका लॉजिक क्या है भाई, हमारे से बच्चे सीखे, हम मानते हैं, मानने की बात नहीं है। बिहार का जो बच्चा कोटा गया, आम था, नॉर्मल था, उससे क्या वो बिहार से आईआईटी नहीं निकाल सकता था? अगर उसके उधर के स्कूल को ठीक करने की मंशा होती, अगर स्कूल नहीं ठीक किया तो आपने बंदी करा दिया, उसका नुकसान क्या हुआ? स्टार्टिंग में ये माइक्रो लेवल पे था, अपवाद था एक, तो चल गया। अब ये स्ट्रक्चर्ड माफिया बन चुका है, ये स्कूलों में पढ़ाई होने नहीं दे रहे, स्कूलों को सबोटाज कर देते हैं। कई जगह ये स्कूलों से टाई अप कर लेते हैं,
डमी एडमिशन के नाम पे हम फेस कर रहे हैं। और जब मैं एक स्कूलिंग सेक्टर का आदमी था, मैंने सिंपल सी बात बोली, हम स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा पाते, चलो न्यूमेरिकल स्कूल में करा। 2002 में जब तुम्हारा बैच था, मैंने 2002 में थबलू साहब को बोला, उनको बोला सर अब क्यों पढ़ा रहे हो, कहते हैं यार प्रोफेसर आते हैं उधर से वो पढ़ाते हैं। मैंने कहा कहते हैं इसमें जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं ना वो 11th-12th के कंसेप्ट नहीं होते, वो होते हैं कॉलेज लेवल पे। और कुछ बच्चों ने मुझे बोला आके, जम्मू के एक बड़े पॉपुलर टीचर थे, बच्चे उसके फ़ैन थे कि वाह सर बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी होती थी, वो कॉलेज वाले पढ़ाते थे। जब वो बच्ची कॉलेज में गई ना, उसने मुझे प्रैक्टिकली बोला सर मैं कॉलेज में जाने के बाद उन टीचरों की उतनी इज्जत नहीं करती हूँ। मैंने कहा कारण क्या, कहते जो कंसेप्ट उन्होंने 12वीं में हमें दिए बेसिकली तो वो कॉलेज के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट थे केमिस्ट्री में, और वो कंसेप्ट मैंने देखा, हमें लगा कि सर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रही है, वो शॉर्टकट मेथड तो ऑलरेडी थे हायर एजुकेशन में। अब हुआ क्या, तुम इसको ऑब्जर्व करो एज ए टेक्निकल पर्सन कि जब आप ग्रेजुएशन लेवल की एज के कंसेप्ट 12वीं में दोगे, ये एजुकेशनली लिटरली ट्रेनिंग वाइज ठीक है? नहीं ठीक है। एज क्या थी उसकी? आपने पहले सर्वे करना था कि 12-15 साल के बच्चे का कितना चेंज हुआ है एक्सेप्टेबिलिटी लेवल। आपने देखा कि 2 का चेंज हुआ, 80 को दे दिया। अगर 2 को राजमा पच रहे हैं सबको खिला दोगे। आपने ये देखा नहीं भी पेट कितनों को खराब हुआ, उसका सोशल डिसऑर्डर क्या हुआ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो नीट और जेई के आने से पहले जो गवर्नमेंट ऊपर बैठी थी उसको ग्राउंड की रियलिटीज़ पता होनी चाहिए थी। उनको ये पता होना चाहिए था हम नेशनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि नेशनलाइज करना एक पॉपुलेशन के बाद पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम की स्पीड बढ़ा दी और 1 ही घंटे में बोला सारे एग्जाम लो, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना जस्टिस करना। अगर आप अलग अलग ड्यूरेशन में एग्जाम लो, अलग अलग पेपर लो, तो सवाल उठता है भाई पेपर मुश्किल था, आसान था, टफ था ना। तभी आपने एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ था जिसको बोलते थे बोर्ड एग्जाम्स का। मैं कहता हूँ पहली फेज में आप बोर्ड टॉपर्स को ले लेते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट था। हमारे पास पहले एग्जाम ले रही थी यूनिवर्सिटी ओवरलोड होगी, बोर्ड बन गए। अब जब हमारे पास बोर्ड एग्जाम है जिसके अंदर 2.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, 2.25 करोड़ बच्चों का 12वीं का एग्जाम लिया गया बाय 2027 बोर्ड्स। सीबीएसई ने तो 18 लाख का लिया ना खाली, जिसके है तो पूरी इंडिया में 18 लाख नहीं ना है लोग। इंडिया में उस क्लास में कितने लोग हैं 12वीं में? 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ लोगों का एग्जाम होता है, 2.25 करोड़ लोगों में से पेपर होता है। पेपर 500 स्वेट का होता है, सेम एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है पैन इंडिया, और सेम पैटर्न पे एग्जाम होता है, और उसमें एग्जाम में फिर बच्चों का रिजल्ट आता है। आप उस एग्जाम को टोटली नलीफाई कर देते हो जस्ट ये बोल के कि 36 क्वेश्चन है, 1 आवर है, 3 आवर्स है। उसमें आपको लिख के बताना है कि मुझे क्या समझ आई है, सामने वालों को लिख के बताना है कि मेरे ब्रेन में क्या है। ठीक है, चीटिंग एलिमेंट आ सकता है, वो सारे मैकेनिज्म है ना। आपने वो सारा मैकेनिज्म बोला कुछ गलत ठीक नहीं है, एमसीक्यू ले आएंगे और एक एजेंसी बनाएंगे जो भी इन्फेंसी में है, और वो एजेंसी भी होगी, सोसाइटी होगी, वो गवर्नमेंट एंटिटी क्या होगी, गवर्नमेंट से द्वारा संचालित, अंडर 1800 व्हीकल 60 की है एक्ट, प्राइवेट चीज, और आप वो ले आते हो। मैं इस गवर्नमेंट को ये मैं समाज को कह रहा हूं, एक मूवमेंट बना के हमें चलना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी, मेंटली स्टेबल, किस इंस्टीट्यूशन से निकले हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। कोचिंग एक अपवाद है जो हम लोग 14 लाख जगह पे नहीं खोल सकते, ना खोलना चाहिए। और मोर ओवर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पढ़ाने के तरीके, इनके शॉर्टकट्स जो है ना, ये बच्चों के कमरों में थे। यूट्यूब में जब हमने देखा इनके एक्चुअल में हम हैरान हो गए। जिस बुक को लेके ये चले, अच्छी वर्मा की इतनी सुंदर बुक है, ही वॉज अ प्रोफेसर, ही इज़ अ प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जिस भी कॉलेज में पढ़ाया, उनका एक विजन था, उन्होंने बुक लिखी, बच्चे ऐसे पढ़ के आए। क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की जो किताबें थी वो आम हिंदुस्तानी के पल्ले की नहीं थी, वहाँ एग्जाम्पल वैसी दी गई, एरोडोव की इंग्लिश की किताब आती थी। मैंने ये इसलिए स्टडी किया क्योंकि मैं इस पोजीशन में बैठा हुआ था जहाँ से मुझे अपने स्कूल को डिसाइड करना था। अगर मैं जम्मू कश्मीर के अंदर बैठ के एक सिंपल सा स्कूल बना के नॉर्मल तरीके से कोशिश करके अपने स्कूल के अंदर पिछले 20 सालों में दे पाया, बोर्ड के रिजल्ट्स भी दे पाया, बच्चे पास करा पाया, बच्चे एडमिशन ले पाए, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अपनी फीस बढ़ाई ना, खर्चे थे फीस बढ़ाई। उनको ये तो नहीं बोला शाम को बैठना है, आपको सवाल पूछना है, आपको इतनी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है टीचरों के साथ, सबके साथ, क्योंकि टीचर बन गए ग्लैमराइज्ड हीरोज एंड हीरोइंस, और वो इन्होंने बनाए। मतलब आप एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम में फंक्शन कर रहे हो काली एन के पहन के, कोई लॉजिक है? मतलब आपके गॉगल्स का क्या लॉजिक होता है? साइंस पढ़ाने वाले को तो लॉजिक चाहिए कि भाई मुझे धूप लग रही है, मैंने गॉगल्स पहननी है, काली गॉगल, ब्लू जीन, काली टी शर्ट, ये कनेक्ट कर रहे हो जनरेशन को जिसको आप बोल रहे हो कि आउटलॉ बनो। आपको अगर सिविलाइज्ड लोग चाहिए तो वो डिसिप्लिन से आएंगे ना, सिविलाइज्ड।
जो क्लासों में घरों में डिसिप्लिन नहीं होंगे वो सड़कों पे आउटलॉज होंगे, और वो अनारकी नहीं आउटलॉ बन के घूमने वाले होंगे, वही आपको दिख रहा है। फिर उनको आप बोलोगे डस्टबिन में सामान नहीं डालेंगे, आप उनको बोलोगे नहीं जी अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे। आपने उनको एक डायरेक्शन दे दी कि किसी भी तरीके से जंग जीतो, नो रूल्स इन द वॉर। ये वॉर थोड़ी लगी थी, उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसका एक सिस्टम है, एक ट्रेजेक्ट्री है, एक तरीके से चलना है। एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे इन लोगों ने आउटलॉज क्रिएट कर दिए, और वो पुराने ज़माने में भी उनको डाकू बोला जा रहा था, आज भी बोला जा रहा है। और ये लोग हर चैनल पे आ रहे हैं, हर चैनल पे आके बकवास कर रहे हैं। ये लिटरली इसको बोलते हैं नो लॉजिक्स। नीट गलत है, पेपर नहीं हैंडल हुआ, भैया आपने बीड़ी कटी कर दी। हम आपकी इज्जत तब करते, आपने 24 लाख बच्चों का फॉर्म भराया, सिंपल पेपर आपको दिया गया, 24 लाख में से नॉलेज हमें, जैसे क्रिकेट में हुआ, मैं टोटल कंपेयर करता हूँ, क्रिकेट इंप्रूव हुआ तो हमारे टारगेट्स बढ़ गए। 220 पे टीम आउट हो रही थी, 400 मार रही है, स्केल बढ़ गया, क्रिकेट इंप्रूव, बॉलिंग इंप्रूव हो रही है ना, क्रिकेट ओवरऑल ग्रो कर रहा है, हो रहा है। एजुकेशन, नॉलेज ऑफ साइंस कहाँ ग्रो कर रही है बताओ, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ ग्रो की। जो कट ऑफ था हर साल नीचे आता गया। भीड़ बढ़ गई अगर तो कॉम्पिटेंस बढ़नी चाहिए, कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ी, कॉम्पिटेंस उधर की उधर रही, उल्टा कम हो गई, कट ऑफ नीचे आना शुरू हो गया। इनसे परसेंटेज हैंडल नहीं, परसेंटाइल इन्होंने कहा कि हमने दो लोगों के बीच में चेक करना था, इन दोनों में से ज़्यादा काबिल कौन है, इनसे नीचे कितने थे, तो हमने कहा इतने 90% लोग आपसे नीचे थे तो 90 स्कोर है। हमें साइंस में एक्यूरेसी चाहिए या कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए, कंपटीशन में कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए। प्योर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि प्योर साइंस बताओ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी के अंदर अगर बच्चा जाता है कि मुझे आता है जी मैकेनिक्स पूरा आता है, तो उसको मैकेनिक्स उतना आना चाहिए कि बाकी बच्चों को कितना कम आता है, या उसको प्योर मैकेनिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके माइंड में थिंकिंग क्रिएटिविटी होनी चाहिए, या उसके माइंड में होना चाहिए कि बाकियों को कितना कम आता है। हमने क्या बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा ढूंढना था या हमने आंखों वाले ढूंढने थे, रिजल्ट भी ना। तो आज ये जो डिबेट चल रही है, इस डिबेट को ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। ये पेपर लीकेज का मामला नहीं, ये भारत के फ्यूचर के साथ खेलने वाले लोग हैं, और इनको सबको खोल के वॉच करो कि ये कर क्या रहे हैं। ये स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को बंद करा रहे हैं, ये अपने सारा डिज़ाइन प्रोग्राम ला रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं से बाद में पता लगेगा फंडिंग है। और हमारी पूरी जनरेशन को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, तू एक्स है, तू वाई है, तू जेनजी है, तू पिंकजी है। खुद ये डिस्टॉर्शन है, खुद ये अपवाद है, खुद ये कोई कंट्रीब्यूटर थोड़ी है। कंट्रीब्यूटर वो है जो सिस्टम में चल रहा है। सिस्टम कोई बना लो, तुम बताओ क्या सिस्टम है। चलो जी 9, 10, 11, 12 में कोचिंग है, अब नीचे क्या है जी होम स्कूलिंग है। होम स्कूलिंग के बदले क्या है जी, ये डमी स्कूलिंग है। अब कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो। एकलव्य ने डमी स्कूलिंग की थी ना, तो द्रोणाचार्य पागल नहीं थे, उनको उठा काटा था उसका। मैं ये जो आज बोल रहा हूं बड़ी अथॉरिटी से बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। एकलव्य स्टडीड विदाउट सिस्टम, गुरु से नॉलेज लिए बगैर घर बैठ के उसने नॉलेज ली, अंगूठा काटा गया। कारण क्या था, क्योंकि उन गुरुओं को पता था ये अंगूठा अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, धर्म के खिलाफ लड़ेगा, और यही हुआ। एकलव्य फॉट अगेंस्ट दी इन फेवर ऑफ जरासंध। जरासंध वाज अपवाद, ये बात किसी ने पढ़ी नहीं, ना के जाके देखते हैं। आपको नॉलेज एलिजिबिलिटी भी तो देखनी है। आप गन चलाना सिखा रहे हो, सिखा किसको रहे हो। अब जैसे ये मर्डर हुआ, ये छोटे छोटे इंसिडेंट है ना, डॉक्टरों को मर्डर हो रहा है, डॉक्टर अरेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर कठुआ जाके अपने रिलेशनशिप के चक्कर में फट मार रहे हैं। किसके साथ, पैरामेडिकल के साथ। आईएएस ऑफिसर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे इसमें से बेनिफिट लेना है, देश की परवाह नहीं है। और कुछ चंद लोग अच्छा काम कर रहे हैं। 203 लोग जो लवासा में 213 की रिपोर्ट आई है, जो आईएएस क्वालिफाई करके पहुंच गए शास्त्री लवासा में, है ना, वो जो जहां बिलास, सॉरी, हाँ, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है सिविल सर्वेंट्स की, देहरादून में शास्त्री क्या लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में, वो बैक लेके बैठे हैं, उनकी बैक आई है, पेपर पास नहीं हुए उनसे उधर जाके। तो ये कोचिंग के बाई प्रोडक्ट्स हैं। और इस कोचिंग को अब मेहरबानी करके माता रानी ईश्वर हमारी बात सुने, अल्लाह ताला बात सुने, जो भी जिस रूप में भी भगवान जी है, मेहरबानी करके इन लोगों को बोलो 60,000 लोग हो, ये 60 ही रहेंगे। लेकिन जो ये तबाही मचाएंगे, एक तो ये पूरा शहर गंदा करके रखते हैं, और फिर हमें बोला जाता ना, मैं सेकंड डिवीजन वाले की विजिट करता हूँ। आज भी मैंने बोल लिया, मैंने भी अब टेक्नोलॉजी है, हमने अपने स्टाफ को बोला कि हम अपना सारा रिजल्ट जो है ना पब्लिक में ओपन करेंगे। पहले भी ओपन था हमारा, हम फेल बच्चे भी लेते हैं, कमज़ोर बच्चे भी लेते हैं, अच्छे भी लेते हैं। इस अभी मैंने 49 वाला लिया, आर्मी स्कूल बड़ी ब्राह्मणा के स्टूडेंट है, मैंने ले लिए। माम ने पढ़ो, लड़कियाँ ही कॉमर्स लेने, आर्ट्स लेने, वही 2 दिन मैंने नंबर क्यों कम लिए जी, मैं नेक्स्ट टॉपर से पढ़ूँ। मुझे समझ नेक्स्ट टॉपर क्या, 5-6 दिन पहले उसको यूट्यूब पर बैठे देखा,
टी शर्ट पहनी है नेक्स्ट टॉपर की, नेक्स्ट टॉपर। और जितने बच्चे मेरे पास आए 9% के सरोवर कैंपस में, सारे नेक्स्ट टॉपर में ऑनलाइन पढ़े हुए हैं कि 2000 में पढ़ा रहा है, 2500। मैं कह रहा हूँ मुफ्त में पढ़ा, तो किसने मना किया तेरे को? खुद वो बन गया एक मुआवजे से इकट्ठा करके, क्योंकि भारत में 2 करोड़ लोग एक बच्चे क्लास में है, 2-2, 4-4, 5-5, 10,000 बच्चा पकड़ता है। और जब आईपीओ आ जाएगा फिजिक्स वाला जैसे नॉनसेंस का, क्योंकि वो बोलेगा जी मैंने, गवर्नमेंट कितने गरीब बच्चे पढ़ा रही है, गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। मैं तो फिजिक्स वाला से भी महान हूं कि लाखों लोगों ने टैक्स दिया और हमने गवर्नमेंट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे, आज भी है ना डाटा कि प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 2.5 करोड़ बच्चे 12th में पढ़ रहे थे, जिसमें से लगभग मोर देन 1 करोड़ प्लस गवर्नमेंट से आए और लेस देन 15, 30, 40, 50 लाख होंगे प्राइवेट स्कूलों में। आज भी फ्री एजुकेशन ही चल रही है भारत में, लेकिन ये लोग एक इशू उठाएंगे और उसको डोमिनेट कर देंगे। तभी मेरा मन किया मैं बात करूं कि ये जो कोचिंग का माफिया बन चुका है, ये स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इनके साथ एक्सेसिबल हैं। मुझे हैरान हुई, कैरियर 360 वाले हैं कोई महेश्वरी जी, जो एक प्राइवेट सीए थे क्वालिफिकेशन से, है ना, जो हम 12वीं में एजुकेशन पढ़ाते हैं, एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट इन 12वीं, एजुकेशन में एमएड है, बीएड है, पीएचडीज है, वो लोग बात करें ना, वो सीए साहब कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक पोर्टल बना दिया कैरियर 360, और वो कह रहे हैं आई हैव टॉक टू एनटीए डायरेक्टर। एनटीए डायरेक्टर को पूछना चाहिए तूने क्यों बात की भाई इसके साथ, हो सकता है उसी ने इन्फ्लुएंस किया हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर क्यों एक्सेस करेगा एक ऐसे पोर्टल के डायरेक्टर को जो प्राइवेट काम कर रहा है? क्योंकि उसके लिए उसके इंटरेस्ट वॉच है, उसके पर डाटा चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन हुई, किस में नहीं हुई, फिर हम लोगों की डिजायर को, दिस इज माफिया। और अगर हम स्कूलों से चलें, अगर एक बच्चा पुरानी मंडी में रहता है तो पुरानी मंडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, एक्सचेंज रोड आता है तो भाई रणवीर में जा सकता है, एसपी स्मार्ट में आ सकता है, लुथरा में जा सकता है। एक बच्चा कठुआ में तो अपनी कठुआ सेंट्री में पढ़ेगा, अपने अपने रीजन में पढ़ के, अपने अपनी ज्योग्राफी को कनेक्ट करके, अपने अपनी आज रीजनल लैंग्वेज पढ़ाओ। जब आपने बच्चों को जम्मू से उठा के दिल्ली ले गए, उसकी तो लैंग्वेज बदल गई, उसका खान पान बदल गया और कंजेशन शुरू हो गई। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको हर रीजन में पढ़ना है, हर एरिया में जाना है। फिर हमें नेशनल इंस्टीट्यूट की एडमिशन का तरीका होना चाहिए जो इन रीजन्स के टॉपर है, जो इन रीजन्स के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजों में टॉपर है, उनको अब नेशनल सेट बनाओ कि अब ये इस रीजन के लिए ये सूरज खाली जम्मू कश्मीर में न चमके, या जम्मू कश्मीर से निकल के पूरे भारत में चमके, और जो भारत के टॉपर हो वो पूरे वर्ल्ड को लेके जाने चाहिए, आगे ग्लोबल लीडर बनने चाहिए। ये कनेक्टिविटी बड़ी सिस्टमेटिक है, हम इसको कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम जैसे लोग सिस्टम के बाहर हैं और अपना आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आज इसलिए बोलने का मन कर रहा है क्योंकि तूने बोला सर बात करो, मैंने कहा यार बात तो करें, लेकिन अगर जनता इसको ऑन करे, लोग इसको ऑन करें, तो कोचिंग को बंद करके स्कूलों को स्ट्रेंथन करना इज द ओनली सोल्यूशन टू हैव अ विकसित भारत। लेकिन इसमें भी अगर प्राइवेट सिस्टम के साथ गवर्नमेंट को नहीं सुधारा जाएगा, गवर्नमेंट को सुधारने के लिए फिर अंडरहैंड इनके कंसल्टेंट आ जाएंगे। अगर ये अलग पांडे साहब आ जाएंगे वहां पे, इनको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है, डोले पे पाई बना के थोड़ी तू दुनिया को चलाएगा। और पाई कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कोई तूने लाया, 300-400 साल पहले आ चुका था, हर दूसरे बच्चे को उसकी वैल्यू पता है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल दोज हु आर लेफ्ट ओवर। बात समझ में आई ना? गवर्नमेंट ने अपनी इतनी अच्छी, कोविड में हमने देखा हमारे पास था स्वयं ऐप थी, आज भी डिजिटल वाले लोग बैठे हैं, आप उसको यूज ही नहीं करने दे रहे। एप्पल आज भी 100 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो होगा, क्या 1 किलो एप्पल खा सकते हैं दिन में? लेकिन जो आयरन डिफिशिएंसी की सिरप है ना, वो आज भी 200-300 रुपये की बेच रहे हैं, जिसमें जो डॉक्टर की कमीशन 400% होगी। तो आम आदमी को एजुकेशन से दूर लेके जाने का काम कौन कर रहा है? फेयर और लालच दोनों। स्कैम कब होता है आम आदमी के साथ? तू ही बोलता है कि जब इंसान को डराया जाए या उसको लालच दिया जाए। ये दोनों काम कौन कर रहा है? ये कोचिंग के टीचर। इनको मेहरबानी करके बोलो कि अगर आपको बड़ा शौक है, हमारा प्रोसेस है, आप वो क्वालिफाई करो, किसी यूनिवर्सिटी में लग जाओ, बताओ ये आप कैसे चेंज करोगे उसको। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लग जाओ, बताओ कैसे चेंज करोगे। आप पेपर क्वालिफाई करो, सब लोगों का पेपर होगा। आप पीएससी ले लो, हमारे जेएंडके का होता है ना एग्जाम, यूपी है इसका, हमारा पीएससी होता है। पीएससी करके लेक्चर लग जा भाई, तू नीट सेलेक्ट करके तू भी आ जा, पता तो लगे तूने स्वेट में लिखा क्या है। और उधर भी एमसीक्यू डाल रहे हैं, थ्योरी पेपर लो ना पूरा, लिख के बता एमसीक्यू आया कहाँ से। अब सीबीएसई ने बड़ा एप्ट काम किया। स्टेप मार्किंग को लेके क्या होता था, जब टीचर मार्किंग करते हैं ना, तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो स्टेप मार्किंग करेंगे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि डेरिवेशन के एंड और फर्स्ट में नहीं ना साइंस चलेगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आएगा। क्योंकि किसी भी स्टेप के ऊपर हमारा को इक्वेशन सॉल्व दूसरी हो सकती है। हम किसी भी इक्वेशन का कोई भी स्टेप उठा के दूसरी इक्वेशन में लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना। मल्टीपल हमारे यूजेज होती है। डेरिवेशन इज नॉट ओनली गिवन एंड रेफरेंसेज। डेरिवेशन के अंदर हाउ वी ड्राइव द फार्मूला,
फार्मूले बनने के स्टेप में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी लेवल पे हमारी यूज़ हो जाती है, हम जब उसका एप्लीकेशन यूज़ करें, होता ना, खाली ये तो नहीं होता कि हमारा एंटर फ्रंट ही होगा। उस केस में डेरिवेशन, एक बच्चा जो इन्फेंसी में है उसको पूरा बताना पड़ता है, भैया बताओ तुमने किया कैसे, उसका ब्रेन भी चेक करना है। वो जब बोर्ड एग्जाम करने लगा, आज उसको प्रोवोक कर रहे हैं, नंबर कम आ गए, क्योंकि ये लोग बोलते रहे हमारे पास बच्चे आते रहे स्टेट बोर्ड में नहीं आना जी, क्योंकि वहाँ लिखना पड़ता है। तो मैंने कहा तुम्हें आता है तो लिखते क्यों नहीं हो? नहीं जी हम इतना नहीं लिख सकते। देखो कितनी इनकी नॉनसेंस है, बच्चों को बोल रहे हैं लिख नहीं सकते, और यूपीएससी बोल रहे हैं कि 1000 वर्ड का पेपर लिख के बताओ। और जब आपने रिसर्च में जाना है, आपको पूरी लिख के बताना है सामने वाले को कि बता भाई तेरी रिसर्च है क्या। और बच्चों को बोला जाए 11th-12th में कंसेप्ट दे रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। मैंने खुद देखा, जब मैं नया नया इस लाइन में आया, मैंने देखा बच्चों को तैयारी कैसे करानी है। एक्सपर्ट्स बोलते थे मॉरिसन बॉयड से करो जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इससे करो, पता नहीं फिनार से करो। मैंने देखा वो तो एमएससी की किताब भी है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी बच्चा कर रहा है उसकी किताब लगा दी आर्मी को। क्या ये जस्टिफाइड है? फिर एमएससी में क्या कराना उसको? मतलब जुपिटर में केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक आपने एनालाइज करना था किसको कितना देना। जैसे शादियों का लेक्सिकोलॉजी है, शादी करेंगे 200 स्टार लगाएंगे, भाई एक इंसान खा कितने सकता है? वहाँ से भीड़ शुरू होती है, वहाँ से फेयर शुरू होता है, वहाँ से कंपैरिजन शुरू होता है, वहाँ से सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, और फिर 150 करोड़ का जब सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है ना, तो वो रजीम चेंज करने में लगाने में आसान हो जाता है। तो ये प्रॉपर इंजीनियरिंग की गई है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट करो। चाइना समझदार निकला, उसने वन गो में मारा फट, उसने कहा कैंसिल, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, सिस्टम से पढ़ो जाके। और आज चाइना ग्रो करेगा। भारत में समझ नहीं आ रही है कि जो इंसान डिस्टॉर्शन, आपके सामने इन्होंने स्कैम किए, खड़े खड़े कोचिंग के भी स्कैम आ गए, इनकी बातें भी सुन ली, इनकी साइकोलॉजी भी सुन ली। मैं कह रहा हूं मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं तो प्राइवेट स्कूल को भी चला। मैं कह रहा हूं कल मैं आई वांट कि जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, ये डाटा मेरा लो, मेहरबानी करके इसको इंप्लीमेंट करो। रणबीर, मुबारक मंडी, सबको सुधारो, बट हमारे को किल क्यों कर रहे हो? कर दो किल, बट हमारा अडॉप्ट कर लो सिस्टम, क्योंकि रिजल्ट दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, आपको सुधार देगा। और हमने आपसे ही लिया, जो सीनियर लोग गवर्नमेंट में पढ़ा के आए उन्होंने मुझे सिखाया कैसे पढ़ाते हैं, कैसे होना चाहिए। लेकिन जब पढ़ाई मकसद ही नहीं रहेगा, मतलब ऐसी बारात इकट्ठी कर दी, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हो रही है, खास खबरें हैं, और उसका शादी के दूसरे दिन डिवोर्स हो रहा है, वो देख ही नहीं रहे। जिस शादी में डिवोर्स हो रहा था उस शादी में बराती क्या करने गए थे? इट्स वेरी सिंपल। अगर एक बच्चा तैयार होके देश के लिए, सिस्टम के लिए, अपने लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कर क्या रहे थे? कैसे बच्चे तैयार कर रहे थे? तो जो स्कूलों कॉलेजों का एजुकेशन का सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है, और उसी के अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत है। पहले मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके इन कोचिंग सेंटर्स के सॉफ्टनेस से बच जाए, नहीं तो बच्चा आपका, आप बना तो देंगे उसको, जैसे मैं बता रहा हूँ मटका होता है ना रवीश, उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, और उसको ठीक करने के लिए उसको घुमाते रहना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शेप लेता है। ये लोग ऐसे हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। जब नया नया मैंने कोचिंग सेंटर को साथ में देखा, ये उनके साथ वो चीज़ें भी डिस्कस करी हैं जो बाप से बात नहीं कर सकते। लैंग्वेज ये खराब कर चुके हैं, लाइफस्टाइल ये खराब कर चुके हैं, खुद का भी इनको हो गया। एक बंदा कह रहा था जी मैं एक नॉर्मल था, कोई अभिषेक सर है मैथ के, बड़े यूट्यूब पे बड़े फेमस है। यूट्यूब पे कौन फेमस होगा? हमारी कौन सी गेम है जो हमें एक्सेप्ट है? आपकी फ्री फायर है, फ्री फायर सबसे पॉपुलर है रवीश, पबजी पॉपुलर है। ये क्या सिखाती है आपको? हाउ टू किल ईच अदर, यही पॉपुलर है ना। ऐसी तो नहीं को गेम कि हम लोग एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, शेयर डेवलप कर रहे हैं। क्या गेम में पॉपुलर है? वायलेंस की गेम है, गोलियां चलाएंगे, मुक्के मारेंगे, वायलेंस करेंगे। और पब्लिक में हम क्या बोल रहे हैं? पर्सनली नो वायलेंस, वायलेंस इज बैड। और एक्शन में क्या कर रहे हैं? वायलेंस वाली गेम खेल रहे हैं। ये ऐसे ही हमारे बच्चों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशन में जाके मत पढ़ो, आप एप्पल मत खाओ, आपको पिल खानी है, क्योंकि पिल से इनको बेनिफिट होता है। एक शुगर सुधारने वाले लोग आ गए। मतलब किसी भी सेक्टर में जब देख रहे हैं, ये थोड़े से लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, इनका शोर ज़्यादा होता है। तो हमारे जैसे लोगों को चाहिए, अगर ईश्वर ने हमें भी टेक्नोलॉजी दी है, हम भी जोर जोर से बोल लें, शायद हमारी कोई बात सुन ले। क्योंकि भगवान जी जो है वो अल्टीमेटली, ईश्वर जो है ना, वो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो अपवाद को सपोर्ट नहीं करते। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आज भी स्कूलिंग ही वैलिड है। जैसी इंडस्ट्री वैसा स्कूल। होम स्कूलिंग से फ्यूचर क्या है? पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। यहाँ तो इन लोगों को पता है कि मास डिस्ट्रक्शन होने वाली है, हजारों लोग, करोड़ों लोग मरने वाले हैं। तो फिर हम वापस चले जाएं कि एक एक बच्चा, दो दो बच्चा घर में बिठा दो। अब सोचो, एक बच्चा जिसको होम स्कूलिंग दिया जा रहा है, उसका सोशल नेटवर्क क्या होगा? उस समाज को क्या समझेगा? तो जो एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, जिसने अमेरिका को वर्ल्ड का पावरफुल बना दिया, जिसने इंडिया को आज़ादी के बाद एटम बम 30 साल में बना दिया,
जिसने पूरे चाइना को, जो एक थर्ड, हम बोलते हैं था ही कुछ नहीं चाइना के पास मॉडर्न वर्ल्ड में, खड़ा कर दिया, जिसने रशिया को, जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, ह्यूमन को सपोर्ट मिली तभी इंक्रीज। आज कुछ लोग आके बोले क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं बन पाए, ना वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन पाए ना, और या फिर वो लालची हो गए, तो वो कह रहे जी अब हम जो करेंगे वो ठीक करेंगे। चावल बेचते थे कोचिंग सेंटर वाले, एलन वाले, या उसी का बिजनेस करते थे। उनको लगा कि यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई दे दो। कुछ साल पहले इंडिया, जम्मू में ईटीटी का भी चला था, बीएड चला था, आज सारे गायब हो गए। भारत में इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने 2 जनरेशनों ने काम किया, 30 ईयर मुझे हो गए। व्हेन यू वर विद मी इट वाज 2000। अब जो कोचक वहाँ पे कमांडर रहा है वो भी 2001 का स्टूडेंट होगा। एक सिस्टम होता है, वो मैं अपने आप को क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ। जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसी सिस्टम से सीखा हुआ है। मैंने जब स्कूल सुधारना था ना, एजुकेशन को, मैंने किताब पढ़ी थी हाउ टू मैनेज ए स्कूल, वो बीएड की किताब है, उसको मैंने लाइन टू लाइन मान लिया। आज भी जो किताबें अगर हम निकालें इन कोचिंग के आने से पहले, आपको लेनी पड़ेगी किताबें 90s 92 93 की पब्लिश, और लेटेस्ट अगर कोई किसी ने कोई ढंग का काम किया हो ना, हमें यूएस से चाहिए, क्योंकि ये लोग हर जगह फैले और इन लोगों को कम्प्लेक्स हो गया कि जो बाहर हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बाहर तरक्की करके। बाहर तरक्की जिस सिस्टम से किया आपने तो उसको उल्टा कर दिया। बाहर इंस्टीट्यूशन डिलीवर करने शुरू किए, आपने उसको बंदी करना शुरू कर दिया। मतलब एक माफिया ही आ गया ना कि अटेंडेंस लगवाओ, जाने की जरूरत नहीं है। और सीबीएसई ने कितना बढ़िया काम किया, ये लोग लगे, मगर एक भी अच्छा प्रोफेसर आके बोले जो सीबीएसई स्कूल में मन से पढ़ाता है कि क्या अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है बच्चे की 75%, क्या उसकी शीट पे अगर उसने आंसर निकाला है साइंस का और फिजिक्स का, फिजिक्स क्योंकि सच्ची साइंस है, सबको नंगा कर देती है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ ऐसी साइंस जो प्योर साइंस है। केमिस्ट्री फिजिक्स से निकली, सारी साइंसें फिजिक्स से निकली। आज कह रहे फिजिक्स में पूरे इंडिया में 18 लाख बच्चे थे। भाई इंडिया में 18 लाख नहीं थे, सीबीएसई में 18 लाख थे। इंडिया में 2.25 करोड़ है, 2.25 करोड़ में से बहुत से बच्चे होंगे जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब आप उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको राइट मिल गया सीबीएसई को बर्बाद करने का, क्योंकि सीबीएसई में पैसे खर्च के पढ़ने वाले लोग हैं। जो वो स्टेट बोर्ड में रह गया बच्चा वो आम आदमी है। सीबीएसई में अगर कोई स्कूल खुला, उसने सीबीएसई क्यों किया, फीस ज़्यादा मिलती है, स्टेट बोर्ड क्यों किया, फीस कम मिलती है। हमें बड़े लोगों ने बोला, मैंने कहा यार मुझे पढ़ाने से मतलब है, बोर्ड का तो सब एनसीआर 2005 सब जगह सेम चला। क्या ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता है? क्या लोगों को फैक्ट्स पता है? अब तो एआई आ गया, उसी को पूछ लो, वो भी बता देगी तुम्हें। कोचिंग को ग्लैमराइज करना, कोचिंग को स्ट्रक्चर करना, कोचिंग के आईपीओ खरीदना इज अ क्राइम। इट शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। और जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एडमिशन लिंक्ड होनी चाहिए विद द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। आपने 40% क्राइटेरिया दे दिया, 55% क्राइटेरिया दे दिया, फिर एंट्रेंस ले रहे हो। इसका मतलब आपको अपनी एंट्रेंस को वैल्यूएबल बनाना था। आप बोर्ड का क्राइटेरिया बढ़ा दो कि 75% होगा तो फॉर्म भर सकता था एंट्रेंस का, बच्चा तैयार होकर आएगा। एमसीक्यू से आप रैंडमनेस चेक कर रहे हो किसी की, क्योंकि आप 25 लाख बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते हो। इतनी मेहनत एक्सरसाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे सीबीटी कर लो आप स्कूलों को लिंक करने दो। अगर आपको लगता भी है एंट्रेंस इज शुड बी एन ऑप्शन फॉर ओनली रैंकर्स, आप खाली एम्स के लिए रख दो, और फिर उसमें ना पॉलिटिकलाइज मत करो। ओनली एलिजिबिलिटी इज योर टैलेंट, और वो टैलेंट होना चाहिए हाई लेवल पे कंसोलिडेटेड। अब हमारे पास देखो, हमारे पास अब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस आ गए, हमारे पास यूडाइज आ गया, हमारे पास बच्चों का अलग अलग पोर्टल्स आ गए। हम बच्चे को पहले दिन से ट्रैक कर सकते हैं, क्लास में से ट्रैक कर सकते हैं, उसके एवेल्यूएशन, इसके एप्टीट्यूड देख सकते हैं। तभी मैंने कहा अगर कोई बच्चा कहता नहीं जी मैं नंबर कम आ रहे हैं मेरे, बट मैं डॉक्टर बनना चाहता ना, एक काम कर, पहले तो नर्सिंग स्टाफ में चला जा, लगा 2 साल वहाँ टॉप कर ले। जब वो नर्सिंग अच्छी करेगा वही आगे चल के डॉक्टर की एलिजिबिलिटी में आएगा। रोक थोड़ी नहीं है किसी को, बट ये पूरा प्रोसेस टेबल पे बिठाएं। हम जैसे बेवकूफ़ लोग, अगर हम बेवकूफ़ ही हैं, हम जैसे लोगों को बुला लो और 10-12 लोगों को बुला लो, बट डोमिनेट करे टेक्निकल थिंग्स, ना डोमिनेट करे पॉलिटिक्स, ना डोमिनेट करे पोजीशन, डोमिनेट करे हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, डोमिनेट करे सच। सच ये कि भारत एक बहुत बड़ा विकसित मुल्क बन चुका है, बनने जा रहा है। ये लोग उसमें से ना साइड में से क्रैक्स करके हनी निकाल रहे हैं। जैसे अब मुझे पता, जेसी चौधरी को रिवॉर्ड मिला ना, जब बच्चे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, 2.5 लाख बच्चों ने उस पर ट्रस्ट किया था आकाश में कि हमें पढ़ाएगा, और उसने देखा कि बाइजू में पैसा आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन जाने लगी, और ऑनलाइन उसका एक्सपर्ट था नहीं वो, उसने 7500 करोड़ में बेच दिया। और बाइजू को पता था कि अगर मैं कैट की तैयारी वाला टीचर हूँ, मुझे मेडिकल का पता नहीं है, वो सब में घुस गया, क्योंकि कहीं से फंडिंग आ रही है। जो फंडिंग आईआईटी को दी गई, फिर मेरी बात समझ में आई, क्या कि वो रिसर्च ना करें,
वो अपना प्रोडक्ट ना बना लें। इंडिया को ग्रोथ तब मिलेगी जब अपने प्रोडक्ट बनेंगे, अपना प्रोडक्ट तब बनाएंगे जब रिसर्च करेंगे, रिसर्च तब करेंगे जब देश से प्यार करेंगे, और जब पैसे के लालच में पड़ जाएंगे तो रिसर्च कौन करेगा। इसलिए मैंने अभी एक आर्टिकल देखा, उसमें पिछले 20 सालों के आईआईटी टॉपर्स को सर्च किया। जब तक कोचिंग माफिया डोमिनेट नहीं कर रहा था तब तक वो लोग प्रोफेसरी में जा रहे हैं। मतलब आईआईटी का जो टॉपर है ऑल इंडिया रैंक वाला जेई का, जब जेई नहीं होता था तब जेई दो तीन स्टेजेस में होता था प्रीवियस, जब सीबीएसई कंडक्ट करती थी और आईआईटी खुद लेता था एग्जाम। वहां के बच्चे पढ़ के कहां जा रहे हैं, रिसर्च में, और वो प्रोफेसर बन के अलग अलग कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। अब वाले बच्चे कहां जा रहे हैं, बीटेक के आगे एमटेक भी नहीं कर रहे, वो किसी ऐसे स्टार्टअप में जा रहे हैं जो उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो ये हो सकता है अमेरिका का या इंडस्ट्रीज का जो रिसर्च से डरते हैं, जकरबर्ग का प्लान हो कि ये रिसर्च नहीं करे, इसको पैसे का लालच देके एंगेज कर लो अगर ये हमारी लाइन से नहीं जाता है। मेरी बात समझ में आई ना। ये खतरा था चाइना को, इसलिए अपनी उसने टेक्नोलॉजी को रोक दिया, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। भारत के लोगों को घरों में जाके समझना चाहिए, अगर आपका बच्चा साइंस में आगे जाना चाहता है और वो थोड़ा सा आपके हिसाब से अभी लगता है स्लो है, आप उसको टेक्निकली आगे लेके जाना चाहो, नियर बाय आईटीआई में ले जाओ। और गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी बात सुने, आईटीआई की एडमिशन खोले, आईटीआई को 8 कनाल जगह और सेम कोर्स कराना है अगर आपको स्किल डेवलपमेंट में, तो 5 मरले की जगह में सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री खोल दी इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे। उधर भी पैसा मुड़ मुड़ के वापस आ रहा है सीएसआर के नाम पे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की एजुकेशन के साथ प्ले करना बंद कर दो, और कोचिंग इंडस्ट्री जब तक रहेगी ये लोग रहेंगे, और ये स्किल डेवलपमेंट वाले जितने भी जो ये जो बोलते हैं ना पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको स्टडी करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ जुड़े हुए जो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स हैं, एचआर प्लेसमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे तैयार किए जाएंगे। वन एजेंडा लेकर चलेंगे, भारत बहुत तेजी से ग्रो करेगा। नहीं तो हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, आना शुरू हो गई है, देखने की जरूरत है। जो पहले देख पाए वो सियाना, जब नुकसान हो ही गया फिर तो सबको समझ आ जाती है। हम उन लोगों में से जिनको दिख रहा है कि नुकसान होना शुरू हो गया, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक परिवार है, दो परिवार है। अभी एक जज साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया। डर लगता है काम करते हुए रविश। आज तो हालात ये हो गया है, हम लोगों से बात करते में डर रहे हैं, क्योंकि इतना लोगों को ठगा जा रहा है ना, लोग भरोसा ही नहीं किसी पे कर रहे। मेरी बात समझ में आई। हमारे को पता लग जाए ना कि मेरा बच्चे ने कहीं पढ़ा है, मैं उसको क्लेम नहीं करता हूँ मेरा बच्चा है। हमारे मोरल्स, हमारे एथिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन चूंकि हम लोग अपनी मेहनत से आगे गए, कुछ लोगों को उसी का क्रिटिसिज्म करना है, क्योंकि उनको लगता है जो आगे जा रहा है वो गलत ही होगा। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के गलती होंगे, भारत ने सिंदूर ऑपरेशन में बदला लिया, कुछ गलती होगा, दे आर बिकेम डाउटफुल, और वो चीज़ ठीक नहीं ना भारत के लिए। तो मेरा ये कहना है कि नीट का जो माफिया है, इसको इमीडिएटली 1 2 बार 3 बार नहीं हुआ है, आपको अगले साल से पहले इस पूरे एजुकेशन के प्रोसेस को स्ट्रक्चर करके, लिंक्ड करके लोगों को राहत देनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे के मन में लोगों की सेवा करने का मन होगा डॉक्टर बन के, तो वो बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसके अंदर ईश्वर की दी हुई वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी मरीज का इलाज ढंग से करेगा, क्योंकि उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कि मैंने किसी को खुश करने के लिए उसको सीट दिलाई और बाद में मरीज उससे हैंडल नहीं हो रहे, उसका एटीट्यूड नहीं। हमारे साथ केस हुआ, एक डॉक्टर इस गली के उधर बैठा हुआ है, पेशेंट एक्सियन है मेरे जीजा जी, हमने बोला भाई साहब आके देख लो, उन्होंने कहा इधर नहीं आके देखेंगे जी, आप 1.5 किलोमीटर 45 मिनट ट्रैवल करो। मैंने लॉजिक किया कि उनको डायबिटिक है, भैया पहले आप एनजीओ मत करो ना, पहले आप फिजिकली तो चेक कर लो आके कि एनजीओ की जरूरत है भी या नहीं, और उसको एनजीओ कराने बाद में पता लगा टारगेट से। हमने उस एमबीबीएस को सेलिब्रेट कैसे करना है, एमडी को, जो बाद में टारगेट्स के लिए मरीज को खतरे में डाल दे। ये कॉल तो लोगों को लेनी पड़ेगी ना, हम ले रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को बार बार, अपने बच्चों को प्यार करो और खुद अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ आगे पीछे जो रिलायबल इंस्टीट्यूशन उन पर ट्रस्ट करो। बहुत अच्छा देश है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, सारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप उनको अपने साथ जोड़ो। और जो लालची लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ डिस्टेंस रखो। सरकारें हमेशा कंट्रोल की जा सकती हैं रविश, जो स्ट्रक्चर्ड है नहीं ना वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसको स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो तवीज़े देने वाले लोग हैं, जो जिसको बोलते हैं चमत्कार दिखाने, जादूगर के ऊपर तमाशा ज़्यादा लगता है, जो असलियत में काम करने वाले लोग हैं ना वो पसंद नहीं आते। आप किसी को बोलेंगे ना तेरी सेहत बनेगी, तू दंड बैठक मार अपने बॉडी वेट से, ना ना ना, मुझे प्लेटें डालो जिम में,
ठीक है, कभी तूने प्रैक्टिकली तो बॉडी का बुरी हालत हो रही है। मेरा ये आपसे कहना होगा, बच्चे को ऑर्गेनिकली, आज ऑर्गेनिक फूड की अगर इज्जत करते हो तो बिहेवियर को भी ऑर्गेनिक डेवलप होने दो, उसकी नॉलेज को भी ऑर्गेनिक डेवलप होने दो। फोर्सफुली अगर आप कह रहे हो कि क्या बोलते हैं मैन्योर से और क्या बोलते हैं हम इसको, खाद को, एग्रीकल्चर जो हम क्या, यूरिया वूरिया से क्रॉप बढ़ तो गई लेकिन उसके साइड इफेक्ट हुआ, तो उससे ज़्यादा यूरिया तो हम इंसान के बिहेवियर में डाल रहे हैं बाय दिस कोचिंग्स। फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, आप फर्टिलाइज नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक सिस्टम को क्लैप्स कर रहे हो जिसके आफ्टर मास अब हमें दिख रहे हैं। तो मेरी अपनी क्लैरिटी है, मैं जो चीज़ें समझ चुका हूं, प्रूव कर देख चुका हूं गलत है, वो नहीं होने दूंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम भारत का बहुत अच्छा है, हमारे सिस्टम के प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये ग्लोबली इमर्ज सिस्टम है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे है कि उस सिस्टम से जो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं वो उसमें अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए स्कैम्स करते हैं। जैसे जेसी चौधरी साहब उस स्कूल में नहीं अच्छा पढ़ा रहे थे, पर उसी गली वाले में जाके पढ़ा रहे थे, दिल्ली में कहीं पर, रोहिणी में, है ना, गलत स्कैम है ना। अगर कोई रणवीर में टीचर लगे फिजिक्स के, वो रणवीर में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, पर उसी के सामने किराए पे बिल्डिंग लेके अच्छा पढ़ा रहे, स्कैम कर रहे हैं ना वो। अगर मेरा ही स्कूल है, मैं स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा, मुझे बड़ी बार बोला गया आप कोचिंग सेंटर बना लो इधर है, मैंने कहा जो चीज़ है ही गलत है मैं उसको पाड़, आज मुझे खुशी होती है ना, क्योंकि ये थे ही गलत। और हमेशा स्कैमर्स के पैसा ज़्यादा होता है और उन्होंने मीडिया को इन्फ्लुएंस कर लिया। मैं हैरान हो गया कि बुलाना किसको चाहिए था। अगर सीबीएसई एग्जाम को प्रॉब्लम है तो सीबीएसई का कोई गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय के किसी टीचर को बुलाओ, उससे बात करो जो बेनिफिशियरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपर वाले को बुला रहे जिसने जम्मू का पूरा बड़ी ब्राह्मणा, जो हमारा एपीएस बड़ी ब्राह्मणा ना, उसका पूरा रिजल्ट ही खराब कर दिया नेक्स्ट टॉपर, क्योंकि वो आपके मोबाइल में घुस के इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आज की जो तुमने डिबेट छेड़ी, मुझे लगता है कि आई हैव डन वट एवर आई हैव गॉट, मैंने जो मेरे पास था मैं वो बता चुका हूँ। स्पेसिफिकली बच्चों को ऑर्गेनिकली चलाना ही एक सोल्यूशन है, और ऑर्गेनिक चलने का मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी से जो सफ़र ख़त्म होना है वो आईटीआई से शुरू होना है, जो एमबीबीएस के कॉलेज में ख़त्म होना है वो नर्सिंग से शुरू होना है, और एक प्रोसेस से आगे बढ़ना है। ये जो अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करके, जैसे वो सुना रहे हैं कि एक डॉक्टर, वो जो नीट के बीच में वो कितना एम्बिशियस हो गया, 10 लाख का पेपर खरीद रहा है, वो तू कैसा, क्या उस डॉक्टर के बाद तू अपना इलाज कराएगा? जब तेरा बच्चा एक लाइन को नहीं समझ पा रहा है, क्या तू उससे अपना इलाज कराएगा? कोई रिवीज कराएगा उसका अपना इलाज? पहले वो ढूंढेगा अपने लिए काबिल डॉक्टर, लेकिन बेटे को डॉक्टर बनाना है। तो जो लोग इस माइंडसेट के हैं उनको ना कोच किया जा सकता है, ना तैयार किया जा सकता है, वो स्कैम होने के लिए आते हैं, उनको स्कैमर ही मिलते हैं, और आम आदमी उनके पीछे खजल हो जाता है और अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाती है। सच जानो कि आपके परिवार को आगे लेके जाने के लिए ईश्वर ने आपको औलाद दी, देश को आगे लेके जाने के लिए जनता दी। इसकी एक डायरेक्शन, एक क्लैरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और अगर स्ट्रेस, स्ट्रेन, परेशानी से हो रहा है तो गलत हो रहा है। बिल्कुल, सरकार के लिए भी अभी हाई टाइम है कि कुछ मेजर और टेक्टोनिक चेंजेस करनी पड़ेंगी इस सारे सिस्टम में, नहीं तो जिस तरीके से ये कोचिंग इंडस्ट्रियलाइज वे में टेक ओवर कर रही है हमारे युवा को, वो दिन दूर नहीं जब चीज़ें हाथ से निकल ना जाए। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस सारी बातचीत के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।